नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 12 मई और दिन है गुरुवार का। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आई क्वांटा आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज which is going to be helpful for you in UPSC, SSC and various other exams। और अगर आप 6 to 12 अगर आप स्कूल्स में भी हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित हो सकती है और हेल्पफुल भी। तो डू चेक इट आउट ऑन आवर चैनल आई क्वांटा यूपीएससी प्रिपरेशन। कमिंग टू द कोट ऑफ द डे, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर न्यूमरस द लॉज। जितने ज्यादा लॉज होंगे किसी भी स्टेट में, वो दर्शाता है कि कितना ज्यादा करप्ट स्टेट है, कि उसे कर्ब करने के लिए इतने लॉज लाने पड़ रहे हैं। चलिए, अ स्मॉल वन, इस पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सेडिशन लॉ जो रिवाइज हो रहा है उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे। वैसे भी न्यूज इन ट्रांजिशन है तो हम इसे आगे देखते रहेंगे। लेट रुपी फॉल। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आजकल जो रुपी है वो फॉल होते जा रहा है, और मंडे को तो 77.6 ऑल टाइम लो को हिट किया था। तो ये क्यों हो रहा है और आरबीआई इसमें इतना इंटरवीन क्यों कर रहा है कि रेपो रेट सीआरआर को बढ़ा रहा है ताकि रुपी के फॉल को रोका जाए। इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट द इंडियन रुपी बट टर्किश लीरा, मलेशियन रिंगिट, थाई बट सारी जितनी भी दूसरी करेंसीज है वो सारी फॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यूएस फेड ने जब से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, ठीक है। आपने देखा था लास्ट टाइम जब 40 बेसिस पॉइंट अपना रेपो रेट और 50 सीआरआर बढ़ा था, उस टाइम पर उसी दोपहर को यूएस फेड ने भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था। तो जो आरबीआई है उसे इतना इंटरवीन करके रुपी को स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मार्च में जो था 18 बिलियन डॉलर के आसपास था, अब 20 बिलियन डॉलर का जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। तो अगर हम रुपी को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ाएगा, ठीक है। जबकि अगर रुपी थोड़ा फॉल करता है तो इंपोर्ट पर कर्व होगा और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन होगा। जब से यूएस फेड ने अपना पैसा बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट जो रेट हाइक किया है, तब से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 5.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास मार्केट से पुल आउट किए इंडिया के। इसलिए जो है हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और जो सेंसेक्स है वो भी कम हो रहा है। एक इंडेक्स है DXY इंडेक्स, जो मेजर करता है यूएस डॉलर को अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, दैट इज यूरो, पाउंड, कनेडियन डॉलर, येन, स्वीडिश क्रोनर एंड स्विस फ्रैंक। ये हमेशा से राइज हो रहा है तब से। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है स्ट्रेंथन हो रहा है और वो अभी रिवाइज नहीं होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरी करेंसीज हैं वो वापस से डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो हमें भी अनइंटेंशनली और इंटेंशनली रुपी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो एक्सेस वॉलिटिलिटी है उसको स्मूदन करने की जरूरत है। तो थोड़ा रेट हाइक किया, ठीक है, लेकिन जस्ट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रुपी इन द मार्केट हमें इतने स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इससे और बढ़ता ही जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट जो है वो कब आई थी, ठीक है। इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सेकंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे मेंस के आंसर्स में से कोट करना होता है। चलिए चलते, विवेक देबरॉय द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है द गुड कॉप। इट्स टाइम टू नज स्टेट्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स फॉर पुलिस रिफॉर्म। स्टेट्स को पुलिस रिफॉर्म लेने के लिए कहना चाहिए, जिसके लिए डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं प्रकाश सिंह वर्डिक्ट के अंदर। तो ये सारी कहानी क्या है आइए जानते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि पुलिस जो है
इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाती है बिकॉज बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है उन पर, ठीक है। अभी तक हमारा जो पुलिस है वो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के हिसाब से चल रहा है एंड इट इज क्वाइट रिडिमेंट्री एज ऑफ नाउ, अगर देखा जाए तो 150 साल से भी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं उसको, ठीक है। डाउन द इयर्स बहुत सारी कमिटी वगैरह बनी है जो डायरेक्टली पुलिस और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए ही बनी है। दूसरी एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना है जो पुलिस और दूसरी गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है। कुछ 7 डोमेन्स दी गई है जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। सबसे पहला है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस बनाना चाहिए। आपको पता होगा कि पुलिस जो आती है वो स्टेट के अंडर आती है, ठीक है। और कुछ जो थोड़ी पुलिस के लिस्ट हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ वगैरह, ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टेट लिस्ट एंड कुछ कॉन्करेंट लिस्ट, इसीलिए आपने देखा होगा कि CAPFBS सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जब स्टेट पुलिस से काम नहीं होता है दे कॉल फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो हमारी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो वो 7 डायरेक्टिव्स क्या है, अब उसकी बात कर लें। एक तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की जरूरत है। जो DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर फिक्स करने की जरूरत है। दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का टेन्योर फिक्स करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि क्योंकि क्या होता है देखो, कुछ जो पॉलिटिशियंस है उनकी बात नहीं मानी जाए तो धमकी मिलती है पुलिस को कि आपका ट्रांसफर करवा देंगे। तो टेन्योर अगर फिक्स होगा तो इंडिपेंडेंटली पुलिस काम कर पाएगी। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। देखो पुलिस के 2 काम होते हैं, एक तो क्राइम या जो भी केस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और एक है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब दोनों ही काम पुलिस करती है तो इतना मैन पावर नहीं मिल पाता है, एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग काम करने पड़ता है। तो इस दोनों जो अलग अलग बड़े डोमेन है इन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का। ट्रांसफर के लिए पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन आया उसने किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करा दिया क्योंकि वो उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे। पोस्टिंग एंड प्रमोशंस, इनका भी एक सेपरेट बोर्ड बनना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, इसके अलावा पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड फॉर ट्रांसफर्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एंड सेपरेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ DGP एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स। तो अब देखिए 2006 के बाद से एक ड्राफ्ट मॉडल बना था पुलिस एक्ट के लिए और जुलाई 2015 में करीब 15 स्टेट थे जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन्होंने अपने स्टेट पुलिस एक्ट भी बनाए थे। और 2 स्टेट थे गुजरात और कर्नाटका, उन्होंने भी अपने पुलिस एक्ट अमेंड किए थे। तो ऑलमोस्ट 17 स्टेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने फॉर्मुलेट किए थे अपने स्टेट पुलिस एक्ट, उन्हें अमेंड किया था। अब 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि वो मॉडल पुलिस एक्ट जो 2006 का है उसे रिवाइज करेंगी। तो अब जो ड्राफ्ट मॉडल पुलिस बिल था 2015 का वो प्रिपेयर हुआ, वेबसाइट पे भी डाला गया फॉर फर्दर रिकमेंडेशंस। क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो वो सेकेंड लिस्ट में 7 शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नए पुलिस एक्ट को बनाए या पुराने पुलिस एक्ट को अमेंड करे। लेकिन जो ड्राफ्ट मॉडल पुलिस बिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसके हिसाब से काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करना चाहती है क्योंकि ये अपना जो सोवर्निटी है स्टेट्स का उसकी ब्रीच मानती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होगा हर स्टेट अपनी अलग अलग पुलिस बनाएगी तो काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी भी आ जाएगी इन द पुलिस एंड पुलिसिंग इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो अब क्या है, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये ड्राफ्ट पुलिस एक्ट बना उसके बाद पैंडेमिक आ गया तो इसके ऊपर कुछ खास काम हो नहीं पाया। तो अब क्या किया जा सकता है, देखो अगर इसको सेंटर इसका लॉ बनाती है तो स्टेट्स को अपनी सोवर्निटी खराब लगेगी। लेकिन एक और इसका एक क्या बोलते हैं लूप होल या हमें साइड वे मिल चुका है
जो पहले से है हमारे पास कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट डिजायर करे तो आर्टिकल 252(1) के अंतर्गत वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एक लॉ बनाया जाए, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन इस पर लॉ बनाता है तो स्टेट्स उस पे कंप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट्स को भी ऐसा नहीं लगेगा कि पुलिसिंग जो है सेंट्रल सब्जेक्ट चल गया है और हमारी सोवर्निटी चल गई है, और उसी के साथ एक यूनिफॉर्म लॉ भी बन सकता है। इनफैक्ट नीति आयोग जो है उन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट या पेपर पब्लिश किया था स्मार्ट पुलिसिंग पे, ठीक है, इस बात पे कि किस प्रकार से स्टेट्स ने क्या क्या किया है 2006 के जजमेंट के बाद, और जो पुलिस है उसको कॉन्करेंट लिस्ट से मूव कर देना चाहिए। और जुलाई 2015 में नीति आयोग का जो पेपर था उसमें जो स्टेट्स है उन्होंने सबने कंपाइल किया था ये 7 जो डायरेक्टिव्स थे कि इन सब पर काम किया जाना जरूरी है। तो कंप्लायंस जो है एक लेटर ऑफ लॉ हो सकता है, लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट हो सकता है, और ये करने के लिए सारे स्टेट्स को एक साथ फॉरवर्ड आना होगा। बहुत अच्छे जो है इसके अंदर सजेशंस दिए गए हैं फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज हेडिंग फॉर जीएसटी एग्जिट। तो जीएसटी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने एफिशिएंसी को थोड़ा कम कर दिया है बाय रेस्टोरिंग, मतलब जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है जीएसटी के बाद वो काफी ज्यादा टर्मोइल में आ गई है। जैसे देखा जाए तो स्टेट्स के पास दो चीजें होती है, फ्यूल और अल्कोहल। तो ये जो दो चीजें हैं, अब स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी तो सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर टैक्स लगाने की है, ठीक है। तो स्टेट क्या बोलती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इन पर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा इनका सेल प्रमोट करो ताकि हमारे पास रेवेन्यू आए, क्योंकि जीएसटी में इसके अलावा बाकी सारी चीजें आ जाती है। तो जीएसटी का जो चीजें सेंटर और स्टेट के बीच में जो डेवल्यूशन है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी टैक्सेस का होता है, उस पर हमेशा ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में स्कर्मिशेस रहती हैं कि जो बीजेपी ओन स्टेट्स हैं जिनमें भी बीजेपी की सरकार है वो तो ठीक है, लेकिन जिनमें नहीं है वो बोलते हैं कि बीजेपी हमारे साथ जो है या जो सेंटर हमारे साथ है एक प्रकार की नाइंसाफी कर रहा है, हमें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कोविड लॉकडाउन था, सारी पॉलिटिकल विल थी लेकिन जो लिकर शॉप्स थी उनको ओपन रखा गया, अदरवाइज जो पैसा है वो कहाँ से मिल पाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो मतलब पहले तो लिकर से तबीयत खराब करो फिर उसी पैसे से तबीयत सुधारो, इट हैज बिकम अ विशियस साइकिल। तो ये जो जीएसटी है, अब ऐसी बात की जा रही है कि जीएसटी को भी एम्बिट में डाल देना चाहिए, जो जीएसटी के एम्बिट में डाल देना चाहिए जो अल्कोहल और लिकर है उसको, लेकिन अल्कोहल और फ्यूल्स को, लेकिन अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा स्टेट और सेंटर के बीच में दिक्कतें आ जाएगी। अभी ऑलरेडी काफी सारी चीजों में एग्जामिनेशंस में वगैरह स्टेट और सेंटर के बीच में दिक्कतें होती है, अगर ये कर दिया तो और ज्यादा जो है दिक्कतें आने लगेगी। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, सबसे पहली चीज तो है कि जो जीएसटी डेवल्यूशन है वो एक सारे सीएम को साथ में मिलकर बैठकर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना चाहिए, और अगर ऐसे ही झगड़े चलते रहे सेंटर और स्टेट के बीच में तो जो फेडरल रिलेशनशिप है उसके बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। जैसे कि जो क्या क्या अभी दिक्कतें आती है, जैसे मनी है वो जब से टाइट हो गया, पहले जीएसटी के बारे में सोचा था कि बहुत ज्यादा इससे पैसा आएगा और आराम से सब कुछ चलेगा, लेकिन जब से जीएसटी आया है और पैसा जो रेवेन्यू है कम हो गया है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं पैसों के ऊपर। फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में आ गया है। जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के, वो हमेशा अनफेवरेबल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है कोविड के दौरान कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हमारे स्टेट को, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं गवर्नमेंट इवेंट में प्रोटोकॉल के हिसाब से, फ्यूल सेस पर, हिंदी इम्पोजिशन पर, नीट एग्जाम पर। गवर्नमेंट ने कोई स्टेट लेजिस्लेशन में कोई चीज डिसअप्रूव कर दी, डेस्परेट जो इवेंट्स होते हैं उन पर। तो ये जो इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स के, इंस्टीट्यूशन के, जो स्टेट और सेंटर के बीच में दिक्कतें लेकर आ रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है। जैसे सेंटर कहता है वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन रिलीजन, बट इट्स नॉट वन नेशन वन थिंग, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट्स नॉट लाइक कि एक स्टेट है
और उसके अंदर से हमने अलग अलग मतलब एक कंट्री है उसके अंदर हमने अलग अलग स्टेट, ऑफ कोर्स इट्स अ कार्विंग ऑफ स्टेट्स from one country, but it has got its own federal structure. It is not like one center, मतलब सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रल कंट्री नहीं है ये कि जहां पर सिर्फ सेंटर की सुनी जाएगी और स्टेट जो है उन्हें हमेशा मानना ही होगा। तो स्टेट्स की भी ऑटोनॉमी बरकरार रहे, इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत ही जल्दी जीएसटी एग्जिट भी करने की बात आ जाएगी, जिस प्रकार से जो झगड़े हैं सेंटर स्टेट्स के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो था आज के आर्टिकल्स से, आई होप आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हो। अच्छा, जाने के पहले आप सेकेंड एआरसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जो है जुलाई 2006 के अंदर आई थी, और इस सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में बताया गया था कि किस प्रकार से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इन द गवर्नेंस, इन द गवर्नमेंट, इन द पुलिस रिफॉर्म, इन द डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म एंड एवरी अदर थिंग फॉर दैट मैटर, जिसमें बहुत ही बेहतरीन जो है सजेशंस दिए गए थे, जिन पे काफी सारों में इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी, काफी में होने की जरूरत है। तो देखने की बात है कि कितने इम्प्लीमेंटेशंस कब तक होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।